नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में देश विदेश के विशेषज्ञों ने एआई और आध्यात्म के संगम पर गहनता से चर्चा की। आधार है उत्थान का जो अनवरत आधार है देव संस्कृत। देव मंच की ओर पधारते हुए हमारा धर्म, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा नैतिकता और सत्य की ओर ले जाता है और इसीलिए नैतिकता, सत्यता दुनिया में जाना चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, अच्छा धर्म, संस्कृति दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए एआई का उपयोग करना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के अंदर जो श्रेष्ठ मूल्यों की सशक्त परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त विश्व को हमने अपना परिवार माना है और निश्चित रूप से इस नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एआई के माध्यम से भारत की संस्कृति, ज्ञान को दुनिया में पहुंचाएं, ताकि सर्वे भवन्ति सुखिति, सारा विश्व एक परिवार के रूप में काम करे। आज जब अशांति का समय हो, उस समय शांति और स्थिरता के लिए हमें हमारे ज्ञान परंपरा को दुनिया में पहुंचाना होगा। हमने हमेशा शांति की बात की है, हमने हमेशा सत्य की बात की है, हमने हमेशा नैतिकता की बात की है और ये सब मूल्य, अगर सनातन मूल्य को अगर ठीक से पहुंचाना है तो हमें ठीक से एआई का उपयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत का अतीत बहुत समृद्ध, गौरवशाली, वैदिक परंपराओं, आध्यात्मिक परंपराओं से पोषित रहा है और मुझे आशा है कि हम सब इस नवाचार प्रौद्योगिकी के युग में हम इसका ठीक से उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छे शस्त्र और शास्त्रों के बारे में ज्ञान देंगे, ताकि उनके जीवन में एक नैतिकता है और उसकी भागीदारी हो। इसलिए वैश्विक सहभागिता के अंदर भारत की आध्यात्मिक चेतना पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर व्यापक विचार विमर्श होगा और हम सब मिलकर अच्छी चर्चा, मंथन, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि संसद के अंदर भी हम जितनी अच्छी चर्चा, संवाद करते हैं, जितनी तर्क से चर्चा करते हैं, उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होता है। मुझे आशा है कि हमको भारत की ज्ञान परंपराओं को और तेजी से पहुंचाने के लिए एआई का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ताकि हम हमारी ज्ञान परंपराओं, हमारी समृद्ध पद्धतियों, हमारी योग, विज्ञान और हमारे अद्भुत ग्रंथों को दुनिया तक पहुंचा सके, ताकि एक नैतिकतापूर्ण, एक सत्य पर आधारित एक समाज विश्व का तैयार हो, जिसमें नैतिकता हो, सत्य हो और ज्ञान परंपरा हो और समाज के कल्याण का भाव हो, सबके कल्याण का भाव हो, सबकी सुखिन का भाव हो, सबके स्वस्थ के भाव हो। जो सबके कल्याण का भाव अगर किसी में है तो वो भारत की आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के अंदर है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम एआई के उपयोग से विश्व की शांति के अंदर भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पहुंचाएंगे। हमारे नालंदा के वाइस चांसलर भी यहाँ बैठे हैं। नालंदा हमेशा शिक्षा, आध्यात्मिक का केंद्र रहा है। दुनिया के अंदर नालंदा के जो ज्ञान परंपरा है, वह दुनिया के अंदर हमेशा ज्ञान परंपराओं को पहुंचाने का काम करती थी। आने वाले समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसी तरीके की वैदिक ज्ञान परंपराओं, अच्छे नैतिक मूल्यों को दुनिया में पहुंचाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। क्योंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूँ पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों, सभी स्थानों पर पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की एक घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। और मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मय जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है। तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। और पिछले वर्ष आप देखेंगे तो ये एक भयंकर गर्मी का हम लोगों ने सामना करना पड़ा, जितना कभी नहीं किया था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लठेड़ देवा शेख गांव में बीजेपी का भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता, राज्य मंत्री, पूर्व विधायक समेत कई बीजेपी नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार अल्पसंख्यक समाज को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। अनीश गौड़ को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना। अनीश गौड़ ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो उत्तराखंड में बीजेपी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साहब, आज जो मौका है, हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है दुनिया की, और हमारी अकलियतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष छोटे भाई अनीश गौड़ की ताजपोशी हुई है और हम दिल से उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए आज उनके गांव में आए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, भाई अनीश गौड़ उनको धरातल पे लाएंगे और 13 के 13 जिलों में जहां अकलियतें बसती हैं, जहां अल्पसंख्यक निवासरत हैं, उनको सरकारी हर योजना का लाभ दिलाया जाएगा और मैं इनके भविष्य को लेकर के बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो प्रदेश की दी है, मैं जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ प्रदेश ने और मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व में इस पर विश्वास व्यक्त किया गया है, मैं आशा और अपेक्षा करता हूं और पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी आशा और अपेक्षाओं पर पूरी मेहनत करते हुए, अपना संपूर्ण देते हुए उनकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा।
मुसलमान हमेशा बीजेपी से डरते हैं, क्या वजह है इसकी? किस तरह एक मंच पाएंगे अभी? देखिए, आप देख रहे होंगे कि अल्पसंख्यक समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक सम्मान दिया है। 16 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को प्रदेश में काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं लोहाघाट विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में सीएम धामी का जन्मदिन काफी धूमधाम के साथ मनाया। साथ ही लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय जाकर अस्पताल में भर्ती मरीजों और प्रसूता महिलाओं का हालचाल जानकर फलों का वितरण भी किया। इसके अलावा बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। महोदय, आज इस प्रदेश के युवा यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से सेवा सप्ताह पखवाड़े के रूप में चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम हॉस्पिटलों में जाकर स्वच्छता अभियान, मंदिरों में स्वच्छता अभियान, फल वितरण कार्यक्रम, जरूरतमंदों को जो हम लाभ जितना हम लोग अपने संसाधनों से दे सकते हैं उसका, और सरकार की तरफ से भी जगह जगह बहुउद्देशीय शिविर लगाकर आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और रक्तदान शिविर के माध्यम से हम जरूरतमंदों को भारतीय जनता पार्टी की ही यूथ विंग युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर हम ऐसे व्यक्तियों को रक्त के द्वारा उनके जीवन को संरक्षित करने का काम करेंगे। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों में तरह आज से ही हमारा ये सेवा सप्ताह पखवाड़ा शुरू हुआ है। 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। हर रोज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे। आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और उनके दीर्घायु की कामना करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा ये अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद अभी चंपावत में कार्यक्रम रखे गए हैं। बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिता हो रही, मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता हो रही और कल से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न रक्तदान शिविर लगेंगे, खेलकूद प्रतियोगिता होंगी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा, मैराथन दौड़ होंगी। तमाम कार्यक्रम और 2 अक्टूबर को माननीय महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस मनाया जाएगा और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। पूरा पखवाड़ा हमारा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी इस पखवाड़े में बड़े उल्लास के साथ मनाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। जो अभियान चल रहा है हमारा आज 16 तारीख से 2 अक्टूबर तक, जिसमें विभिन्न समाज में जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, चाहे स्वास्थ्य के कैंप हैं, चाहे अन्य समाज में अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति है, उस तक विकास जो भी सरकार की विकास कार्य हैं, विकास कार्य के साथ साथ और सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है सभी कार्यकर्ताओं को। और सभी लोग बिल्कुल तन मन धन से आज सुबह से ही सेवा के भाव में लग चुके हैं। स्वच्छता अभियान के साथ साथ आज हॉस्पिटल में मरीजों के लिए फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। और मैं पुनः देश के और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश के मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी जी को आप सबकी ओर से, इस क्षेत्र की जनता की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मां पूर्णागिरी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें और जिस प्रकार से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं आगे को भी करते रहें। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ इस जन्मदिन को आज हम सब लोग मना रहे हैं, जिसमें अस्पतालों में फल वितरण का कार्यक्रम है और रक्तदान का कार्यक्रम है, स्वच्छता का कार्यक्रम है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं। और कल ही हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन को लेकर हम लोग एक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है। उसमें भी हम बड़े बढ़ चढ़कर और जो है उत्साह के साथ उन दोनों के जन्मदिन को मनाएंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों यशस्वी नेता हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और आदरणीय मोदी जी दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। जिस प्रकार से ये अपनी सेवा कर रहे हैं आगे को भी इस प्रकार देश की सेवा और प्रदेश की सेवा करते रहें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के थराली में आई भीषण आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सामाजिक संस्थाओं से लेकर अलग अलग दलों के नेता भी राहत सामग्री लेकर थराली पहुंच रहे हैं। वहीं थराली से
पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पर आपदा प्रभावितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा राहत पैकेज को लेकर जो दावे कर रही है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे। सरकार आपदा प्रभावितों को राहत देने में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। क्षेत्र के लिए जो कार्य किया गया, जो राहत पैकेज की बात करी, जो राहत की बात करी, वो बिल्कुल धरातल पे शून्य है। सरकार की ओर से कोई जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र की जनता प्रभावित है, जिस तरह से लोग प्रभावित हैं, मेरे तमाम लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग अपनी व्यथा कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह का व्यवहार इस क्षेत्र के साथ किया, इस क्षेत्र के जो आपदा प्रभावित है, आज अभी तक 22 दिन हो गए, शोल क्षेत्र की सड़क नहीं खुली, पाथा कुराड़ और सकवाड़ा की सड़क नहीं खुली, वाण बंद है, उधर गोरागांव से आगे सड़क बंद है आपका। तो ये सरकार की जिस तरह से निष्क्रियता है आपदा प्रभावित के प्रति, सरकार जिस तरह से सरकार केवल चुनावों तक सीमित रहती है और चुनावों के बाद वहाँ की जनता को भूल जाती है, उसके बाद तमाम वो बवंडर फैला करके गुमराह करके जनता का वोट हासिल करते हैं और उसके बाद वो जनता की ओर से निश्चिंत हो जाते हैं। देहरादून के पहाड़ी क्षेत्रों में रात भर से हो रही भारी बारिश के कारण डोईवाला की सुसवा, सौंग, जाखन तीनों नदियों का जलस्तर बड़ी मात्रा में बढ़ गया है। सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच डोईवाला में बहने वाली सौंग, सुसवा और जाखन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। डोईवाला तहसील परिसर डिग्री कॉलेज में पानी जाखन नदी की बात करें तो सबसे ज्यादा जलस्तर जाखन नदी का बढ़ा हुआ है। घरों के अंदर तालाब जैसी स्थिति बन गई है। लोगों के रहने और खाने पीने का सामान भी खराब हो चुका है। पानी पुलों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर बह रहा है। बनाना था ना, वो सही ढंग से बनाया नहीं, पाइप की उनकी जो चौड़ाई थी वो कम कर दी है। जो पेड़ वगैरह आते हैं यहाँ पे वो सारे भर जाते हैं यहाँ पर। और फंसे चक्कर ओवरफ्लो होता है, पानी जब रुकता है तो बैक मारता है सारे, और उसके कारण में इंदिरा कॉलोनी वगैरह में सारे में पानी डूब गया। पूर्व प्रधान हमारे प्रधान के घरों में भी पानी डूबा और इस साइड में भी सारे में पानी टूट गया है। हाँ, गाड़ियाँ टूट गई, जो इधर होटल सामने है यहाँ पे भी सारा वो डूब गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंचकर 93.40 मीटर बह रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने अलर्ट मोड पर चौकियों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। इसके अलावा कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.60 मीटर है, जो खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर कम है और चेतावनी स्तर से 60 सेंटीमीटर ऊपर है। और यहाँ से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है, लगभग 1,75,000 क्यूसेक डिस्चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। जो नदी के तटवर्ती और समीपवर्ती इलाके हैं, उनमें चेतावनी का प्रचार प्रसार और मुनादी करा दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कहा गया है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ पूरी की जा रही हैं। काठगोदाम के गुलाब घाटी क्षेत्र में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने आफत मचा दी है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके कारण नैनीताल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। देर रात गुलाब घाटी क्षेत्र में अचानक भारी बारिश, मलबा गिरने से नैनीताल जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। हाईवे बंद होने से हल्द्वानी और काठगोदाम से आने जाने वाले सैकड़ों वाहन फंसे रह गए। पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों जाम में परेशान होते रहे। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल सड़क को खोलने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश थमी रही तो जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। चकराता के काजी थाना क्षेत्र में जजरेट के पास एक युवक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था।
वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में बीते रोज रात हुई मूसलाधार बारिश के दौरान निकटवर्ती भजून गांव के तोक दुदीला में एक मकान मलबे में दब गया, जिससे मकान की गौशाला में बंधे 2 दुधारू पशु और एक घोड़ा दब गया। गनीमत रही कि रात में भोपाल सिंह और उनका परिवार अपने दूसरे घर में रह रहे थे। वहीं घटना की सूचना के बाद क्षेत्र के पटवारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। पीड़ित भोपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले ही मकान बनाया था और वो दिन में ही यहाँ रहते थे और रात को सोने के लिए परिवार के साथ दूसरे घर में रहने चले जाते थे। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि कुछ साल पहले भजून से अघोड़ा जाने वाले मार्ग का जेसीबी मशीनों से कटाव हुआ और सड़क मार्ग का मलबा सड़क के नीचे डाल दिया गया था। अभी तो आपदा आ गई, बारिश हुई बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जितना भी मेरा ये गोश्त था, मकान था, पूरा दो मंजिला था ये मकान ये। और भैंसें थी, गाय थी, घोड़ा था, सारा खट मशीनें थी और भी बंदूक थी मेरे पास, यहीं पर थी। मैं तो घर ही था कल रात। पूरा बह चुका है, पूरा दब चुका है। कितने नुकसान है लगभग? 15 लाख से ऊपर ही होगा सर। कोई अधिकारी ने संपर्क किया क्या अभी तक? अभी तक कुछ नहीं आया मेरे पास। यहाँ पर देखिए शासन प्रशासन से तो अभी तक कोई आया नहीं है। केवल हम ही लोग जो यहाँ पर गांव से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर थोड़ा बहुत आए हुए हैं और बाकी आगे का खतरा बरकरार है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार होने से बार बार कट जाए, ऐसा तो है नहीं। लगातार जड़ें खाली हो रही हैं, ऊपर से काफ़ी मलबा है और नीचे को आते आते पूरी खेती बाती जो जीवन आजीविका हमारी चलती थी, केवल इसी कारोबार करके 2-4 पौधे, 2-4 पेड़, धनिया, पालक, लहसुन इत्यादि बो के हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो पूरा मलबा आने से पूरा दब गया। कहीं 2 भैंसें तो शायद से मेरे ब्याने वाली भी थी, वो भी दब गई हैं। तो उसी से दूध बेच के अपना स्वरोजगार। अब देखिए खाने का भी ऐसी है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, खेती बाती रही नहीं है, टोटल दब गई है। प्रशासन की तो बहुत बड़ी बेरुखी है क्षेत्र के लिए। इन्हें पूर्व में इतनी बार सूचना देने के बाद भी एक खाना पूर्ति कर गए हैं यहाँ पर आके कि हाँ ये जगह वो हो रही है, उसके बाद इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। और हमारे भोपाल सिंह जी का पूरा मकान, 2 मंजिला मकान इसमें ध्वस्त हो चुका है, जिसमें उनकी सारी संपत्ति उसी के अंदर थी। जानवर उसके नीचे रहते थे, पूरे जानवर 7-8 जानवर उनके पूरे उस मलबे में दब गए हैं। पूरा जेवर सामान वगैरह जो भी होगा, कम से कम मेरे हिसाब से 30-35 लाख का नुकसान इन्हें हो गया और पूरी खेती बाड़ी चौपट होगी। अब तो इनकी स्थिति ये हो गई है कि ये अपना शाम का भोजन भी कैसे करेंगे, ये स्थिति बन गई है। देखिए भजून में कल रात जो है स्लाइड हुआ है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक गौशाला में कतिपय जो जानवर होते हैं उनके नुकसान की सूचना है। इसके अलावा और कोई जनहानि वहाँ पर वर्तमान में नहीं है। मेरे द्वारा स्वयं भी वहाँ पर विज़िट किया जा रहा है अभी, और इससे पूर्व में जो है हमारी रेवेन्यू टीम वहाँ जाकर आकलन कर रही है। इसके अतिरिक्त मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी को भी भेज दिया गया है। इसके अलावा भूवैज्ञानिक को भी वहाँ पर भेजा जा रहा है और पीडब्ल्यूडी की टीम को भी वहाँ भेजा जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आज ही वहाँ पर कार्रवाई की जाए। एक चीज़ है कि जो ऊपर से सड़क कटान का मलबा है वो डाला गया था, वो एक कारण बन रहा है उस पूरे, और पूर्व में भी उनको शिफ्टिंग करने की बात हुई तो उसको लेके नहीं हो पाया। देखिए वो जो जोन है वो कंटिन्यूस लैंड स्लाइडिंग जोन है, जिसमें लगातार ऊपर पहाड़ी से भी मलबा आ रहा है और उसी की वजह से कई बार सड़क भी बंद होती है। वही मलबा है, उसी को ट्रीट करने के लिए जॉइंट इंस्पेक्शन आज किया जा रहा है और बहुत जल्द उसमें ट्रीटमेंट कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो परिवार वहाँ खतरे की जद में है उनको पूर्व में ही शिफ्ट करा दिया गया था, इसी वजह से किसी भी जनहानि से हम लोग बच पाए हैं और अभी भविष्य में भी हम खतरे की संभावना को दृष्टिगत उनको शिफ्ट ही रखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।